नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कौन चला रहा है? कौन है कृषि कानून को लेकर किसानों का फायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ? और कौन है जो किसानों के नाम पर देश में साजिश के जाल बुन रहा है? इन सब सवालों के जवाब आपको आसानी से तो मिलने से रहे। बात चलिए राजनीति की कर लेते हैं, क्योंकि इस आंदोलन के नाम पर राजनीति भी खूब हो रही है। हाल फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के आंदोलन का सेंटर पॉइंट बन गया है। वेस्ट यूपी में अपनी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकालती नजर आई। ऐसे में सवाल यही कि चिंता प्रियंका गांधी को किसानों की है, उनके आंदोलन, उनकी समस्याओं की है, या फिर मिशन 2022 की? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। और ऐसे में प्रियंका गांधी के सहारनपुर पहुंचने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आई। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। मसलन किसानों की जमीन पर उगेगी किसकी फसल? हर राजनीतिक दल इसी कोशिश में जुटा हुआ है। और ऐसे में कौन होगा सफल, कौन असफल, देखने वाली बात होगी। क्या जाटलैंड से तय किया जाएगा 2022 का सियासी समीकरण? सबसे बड़ा सवाल। यही नहीं, कृषि कानून से किसका बिगड़ेगा गेम? जिस तरह से लगातार 2.5 महीने हो चुके हैं, किसानों का यह आंदोलन बदस्तूर जारी है, तमाम विपक्षी दल इसके समर्थन में, और यहां पर बीजेपी के लिए फसीहत जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार यह आंदोलन किसका गेम बिगाड़ेगा? किसानों के आधार पर पार्टियां क्या अपना जनाधार बढ़ाने की हर संभव कोशिश करती हुई यहां पर नजर आ रही है? इसी के तहत हर एक बयान, हर एक दांव खेला जा रहा है। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव इस समय मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। और सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अंशु अवस्थी जी आप ही के साथ। कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को किसानों की समस्या की, किसानों के इस आंदोलन की चिंता, या फिर अपने 2022 की मिशन 2022 के तहत अपने वोट बैंक की? देखिए शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप शुरुआत से उठाकर देखेंगे, अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना देखेंगे, जब देश आजाद हुआ था तब भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसान ही केंद्र में था। और फार्मिंग को लेकर, हरित क्रांति से लेकर, भूमि अधिग्रहण से लेकर हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया। भाजपा सरकार ने जरूर 8.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया, लेकिन हमने हमेशा किसानों की आवाज बुलंद की, चाहे श्री राहुल गांधी जी हो और श्रीमती प्रियंका गांधी जी। आज पूरा देश चिंतित है इन 3 काले कानूनों से। ये 3 काले कानून सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। मैं आपके ही चैनल पर भी प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सच पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप ये समझिए कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में किसानों ने इस कानून के बारे में समझा है, कानून को बखूबी समझा, इसी वजह से आज 80 दिन हो गए हैं और 200 अन्नदाता हमारे शहीद हो गए, लेकिन आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आपके चैनल पर अब तो उनको किसान बोलना शुरू कर दिया, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बोलेंगे। अभी तक तो ये उन्हें खालिस्तानी कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, और एक बात कहते थे कि ये सिर्फ एक विशेष राज्य का आंदोलन है। अभी आप ही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी आकर केंद्रित हो गया। पूरे देश में सभी राज्यों में किसान इस बात से नाराज है कि आखिर हमने जो कानून मांगा नहीं, जिस कानून का हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा कानून हम पर क्यों थोपा जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के साथ काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश में आज शुरुआत हुई है, लगातार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कल इलाहाबाद रहेंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगी और लोगों की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। चलिए ठीक है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, किसानों के इस आंदोलन के जरिए 2022 की तैयारियां हो रही है। बात चाहे कांग्रेस की हो जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की हो जाए, तमाम विपक्षी दल इसी जुगत में लगे हुए, कैसे अपने अपने वोट बैंक को साधा जा सके, कैसे उन्हें अपने समर्थन में लिया जा सके किसानों के जरिए। शिल्पा जी, इस 130 करोड़ की जनता में अगर मैं मोटी मोटी बात कहूं तो हम सभी भारतवासी में कम से कम
70 से 80% लोग किसानों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और हम खुद एक किसान परिवार से आते हैं। तो अगर भारत की 80% जनता किसान के ऊपर निर्भर है, किसान के घर से आती है, तो उनके हकूक की लड़ाई के लिए अगर खड़े होने में किसी को राजनीति दिखती है तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर भारत की जनता, चुनी हुई सरकारें किसान और मजलूम की बातें ना सुने और कुछ कारपोरेट जगत के पीछे अपना अड़ियल रवैया अपना के रखे, तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। ये बात आपको बता दें कि हिंदुस्तान आज भी कृषि प्रधान देश है, और भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ नहीं पा रही है कि ये जो चंद उद्योगपतियों के पीछे घूम रही है, यही उद्योगपति उस दिन उनका हाथ छोड़ देंगे जब ये सरकारें गिर जाएंगी। सरकारें लोग बनाते हैं, हिंदुस्तान की जनता बनाती है, ये किसान बनाता है। और ऐसा कौन सी मजबूरी है, जैसे अभी मैं सुन रहा था कि अंशु अवस्थी जी बोल रहे थे, वो मजबूरी तो बता दे कम से कम, जिसके लिए ये पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसके लिए खालिस्तानी बनाने को तैयार है, जिसके लिए हिंदुस्तानी को आतंकवादियों बनाने को तैयार है। कौन सी मजबूरी हो गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर? ऐसे तो बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, और ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हरीश जी, किसानों का यह आंदोलन कहीं आप लोगों के लिए फजीहत तो नहीं बनता जा रहा, क्योंकि आप इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही हैं, और इस वजह से आज हमने एक खबर भी दिखाई, मुजफ्फरनगर के एक गांव में बकायदा पोस्टर्स चिपका दिए गए। उसमें लिखा गया कि बीजेपी को हम सबक सिखाएंगे, हम तमाम चीजें याद रखेंगे। यानी कि आपके विपक्ष में आपके उलट माहौल बनता हुआ, और कहीं ना कहीं इसी माहौल को अपने फेवर में लेने की कोशिश तमाम विपक्षी दल करते हुए, और इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची, वहां पर किसानों का मुद्दा उठाया, बकायदा जो किसानों का गन्ना बकाया था उसका मुद्दा उठाया। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रियंका वाड्रा जी का ये जो किसान आंदोलन पे जो आंसू बहाना है, वो किसी तरह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। वो किसी तरह अपने अस्तित्व को बचाने, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं, न किसान को जानती हैं न किसानी को जानती हैं। ये महज एक राजनीतिक स्पेस तलाशने की उनकी कोशिश है, नाकाम कोशिश रहेगी। देख, किसान और किसानी को जो लोग जानते हैं, जो लकड़ी का चूल्हा बनाते हैं, गटर से गैस बनाने वाले लोग किसानी को जानते हैं क्या? जो लोग, अरे अंशुल जी, आप जो है जरा आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, अब आप दूसरे की बात सुन लीजिए। आप बोल चुके हैं, आप दूसरे की बात सुन लीजिए। किसान विरोधी तो आप हैं अंशुल जी, किसान विरोधी तो आप हैं। किसान विरोधी तो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, जिनके सरकारों में किसान बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करते रहे हैं। आऊंगी आपके पास। कांग्रेस पार्टी उनकी पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी किसानों के प्रति किए गए उसी पाप का भुगतान कर रही है। इसीलिए आपको जनता, इसीलिए लोग आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं। अडानी अंबानी के संरक्षक आप रहे, अडानी अंबानी की संरक्षक कांग्रेस पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के साथ खड़ी है और किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। अंशुल जी, अगर आप डिबेट के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, अंशुल जी अगर आप डिबेट के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो मैं ये डिबेट छोड़ता हूँ। देखिए, अगर आप डिबेट के, अगर आप अंशुल जी अगर आप डिबेट के डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते तो मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। जो मैंने आपसे सवाल किया था, ये बात आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, ये बात कतई नहीं चलेगी कि आप अपनी बात रखिए और दूसरे की बात को धैर्य पूर्वक सुनिए। अंशुल जी, ये बात बिल्कुल गलत है कि आप जब दूसरा बोलने लगता है तो आप उसको बोलने नहीं देते। अगर आप कोई बोल रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ डिबेट, आप बोलते रहिए बिना वक्त गवाए। पूरे 1 घंटे आप बोलिए। आप कांग्रेस के पास आज जब तर्कसंगत जवाब नहीं है, कांग्रेस पार्टी लगातार
किसानों के साथ अन्याय करती रही, किसानों का शोषण करती रही, किसान आत्महत्या करते रहे, तब प्रियंका वाड्रा आंसू नहीं बहा रही थी। आज अगर प्रियंका वाड्रा आंसू बहा रही हैं तो कांग्रेस पार्टी केवल अपना अस्तित्व तलाश रही है। अरे तो ये तो मौका दिया किसने? हरीश चंद्र श्रीवास्तव, मैं आपसे यही तो जानना चाह रही हूँ कि ये आंदोलन लंबा किस तरह चला जा रहा है, आप लोग समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, ये एक राजनीतिक मोटिव के लिए, ये राजनीतिक मोटिव के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आज ये जो लोग समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या इनके लाइक माइंडेड लोग हों, जो किसी तरह अपना राजनीतिक स्पेस बनाना चाहते हैं, उन्हीं के भ्रामक प्रचार में, उन्हीं के भड़कावे में आकर के ये आंदोलन ये लोग जबरदस्ती चला रहे हैं। ये किसानों द्वारा नहीं चलाया जा रहा। ये कांग्रेस पार्टी, सपा और इस तरह के लोग इसको चला रहे हैं। इसीलिए अब आप जवाब दीजिए। किसानों का आंदोलन आज ये जो चलता आ रहा है, आप लोग पीछे से इसे मोटिवेट कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन है। 3 काले कानून जो बनाए गए हैं, पहला तो है कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य अधिनियम। मुझे आप बता दीजिए कि फार्मिंग काला कानून कांग्रेस बनाया करती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर काला कानून कांग्रेस बनाया करती थी। अंशुल जी, आपको दूसरा जो आवश्यक वस्तुएं थी आपको मालूम ही नहीं कि आपके राज में कांग्रेस पार्टी के राज में किसानों ने आत्महत्या की, आपको इसकी जानकारी नहीं है। किसानों का क्या फायदा है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आप मंडियों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप वैसे ही देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे, सारी चीजों का निजीकरण किए दे रही है सरकार। एयर इंडिया का निजीकरण, रेल का निजीकरण, गेल का निजीकरण, सब कुछ निजीकरण। सरकार अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है सिर्फ और तो सब आपकी करतूतें हैं। किसान अडानी और अंबानी बचे। ये तो कांग्रेस पार्टी की करतूतें हैं। ये निजीकरण, ये निजीकरण ये कांग्रेस पार्टी की करतूत है, उसकी नेतृत्व की करतूत है। चलिए ठीक है। किसानों को अगर किसी चीज से फायदा हो सकता था तो एमएसपी की गारंटी से हो सकता था। हाँ। सरकार ने उसको कानून के बाहर रखा, इसलिए कि इनके प्राइवेट मित्र, उद्योगपति मित्र अडानी और अंबानी को एमएसपी की गारंटी कानून की वजह से एमएसपी पर खरीदना न पड़े। हाँ। आपने एमएसपी को बाहर रखा, यानी जिससे किसान का फायदा हो सकता है वो सारी चीजें आप बाहर रखते हैं। जिससे सिर्फ उद्योगपतियों का फायदा हो वो आप कानून बनाते हैं। और आप कहते हैं कि कृषि सुधारात्मक बिल हम लेकर आए हैं। अरे देश के 62 करोड़ लोगों को भ्रमित नहीं किया जा सकता। लेकिन आज 80 लोकसभा में नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों को कांग्रेस कहीं न कहीं भ्रमित है, तो देश के लोग नहीं भ्रमित हैं। छोड़ दीजिए। कांग्रेस का नेतृत्व तो कांग्रेस के लोग वो भ्रमित हैं, वो भ्रमित हैं। और जो उन्होंने पाप किया है देश के साथ, आज उसी का वो भुगतान कर रहे हैं। इसीलिए जनता को कहीं स्पेस नहीं देती, इसीलिए जनता कभी कांग्रेस पार्टी को स्पेस नहीं देती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतने पाप किए हैं, जनता उनको माफ करने को तैयार नहीं है। आप अपनी तैयारियों पर, अपनी जिम्मेदारी पर बात नहीं करते। कांग्रेस की क्या नाकामियां रही, उन्होंने क्या कुछ कमियां रखी, उस पर आप ज्यादा बात करते हैं। मैं आपसे बार बार बीजेपी को लेकर सवाल कर रही हूं, उस पर आप घुमा देते हैं सवाल को। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपके पास भी मुझे आना है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी खास चर्चा में। डॉक्टर सुनील कौशिक, जल्दी से आपका विश्लेषण क्या कहता है? आज प्रियंका गांधी जिस तरह से सहारनपुर पहुंची, किसानों की चिंता दिखाती है उनकी, या फिर 2022 की तैयारियां? 2022 की चिंता ज्यादा नजर आती है। नहीं, देखो, हर राजनीतिक दल 2022 की तैयारी कर रहा है और हर राजनीतिक दल को ये सोचना पड़ेगा कि वोट बैंक कहाँ से मिलेगा। हाँ। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहाँ जनमानस सरकार से खपा है, सरकार से नाराज है। जहाँ सरकार से जो भी समुदाय नाराज है वहाँ विपक्षी दल जाएंगे और जाना भी चाहिए, यही लोकतंत्र है। दूसरा, राजनीति, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति तो सारे राजनीतिक दल करते हैं, आप भी राजनीति करके आए हैं। और जब राजनीति नहीं होगी जनता से जुड़े मुद्दों पर तो कैसे होगा? जितने भी बड़े बड़े आंदोलन आप देखिए, आज 2014 में सत्ता में आई बीजेपी तो वो भी एक बड़े आंदोलन के कारण आई। जब अन्ना जी का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था
तो एक जनमानस की उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे तो कुछ ना कुछ देश बदलेगा। तो ऐसे तमाम आंदोलन रहे हैं। क्या कांग्रेस ने 1988 में जो किया, किसानों पे लाठीचार्ज, गोली चली, तो आंदोलन नहीं था क्या? या आज आंदोलन है तो आंदोलन नहीं है? जनमानस यदि कोई नाराज है सरकार की नीतियों से तो उसको आंदोलन करने का हक है, और विपक्ष की राजनीतिक दलों का भी दायित्व बनता है कि वो उनके साथ आकर के कंधे से कंधा मिलाकर के जनता, सरकार की आंखें खोलने का प्रयास करें कि हम आपकी नीतियों के कारण इससे असहमत हैं, सहमत नहीं है। और वो सरकार का काम होता है कि वो उनको समझा पाती है कि नहीं समझा पाती है। 2 महीने से ज्यादा यदि किसान आंदोलन को हो गया और ये सरकार नहीं समझा पा रही है, तो मैं मानूंगा कि सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। बिल्कुल कह सकता हूं ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कोई मुट्ठी भर लोग यदि आपसे नाराज हैं, आपकी नीतियों से नाराज हैं, तो यह सरकार का दायित्व बनता है कि उस जनमानस को, उन समुदायों को वो समझाने का प्रयास करें। कल राज्यसभा में भी कहा, आज भी राज्यसभा में बातें रखी हैं प्रधानमंत्री जी ने। अब उससे कितना सहमत किसान संगठन होते हैं कि नहीं होते हैं? विपक्ष का दायित्व होता है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी समुदाय देश के अंदर किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करता है तो उसकी आवाज बने, और यही समय हमारा विपक्ष कर भी रहा है। लेकिन फिर क्यों सत्ता दल की तरफ से कह दिया जाता है कि विपक्ष तो एक्सपोज हो रहा है? मुख्तार अब्बास नकवी की भी बात आज आपने सुनी। नहीं देखो, एक्सपोज क्या हो रहा है उसमें? आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन की जो आप बात कर रहे हैं, तो कल मिलाकर आप 2013 के किसानों के आंदोलन को आप देखिए, बीजेपी के लोग मंचों पर नहीं थे क्या? आप बताओ, इस देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां तक सौंप दी गई थी महंगाई को लेकर के, तो क्या वो आंदोलन नहीं था? क्या वो लोकतांत्रिक देश में ये कहीं गुंजाइश नहीं बचती कि प्रधानमंत्री को चूड़ियां सौंपी जाएं? लेकिन ये भी बीजेपी ने किया है, तो इसमें घबराहट की क्या बात है? यदि बीजेपी ने जो किया है या जो विपक्ष में रह करके राजनीतिक दल कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं, तो उसमें संयम होकर सरकार को जिस तरीके से, जिस सलीजे से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा कि ऐसे ही तरीके से संसद में और राज्यसभा में बात होनी चाहिए। और ये जनता का है कि जनता समझे या न समझे, जनता कितनी समझ पाती है सरकार की बातों को लेकर के, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सार्थक तरीके से ये संसद में और राज्यसभा में बातें होंगी सरकार की प्रतिपक्ष की, तो मुझे लगता है कि समुदाय को निर्णय लेने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर आशुतोष वर्मा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष, आ रही हूं आपके पास, बोलिए सर। नहीं देखिए शिल्पा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता और किसी भी टीवी चैनल पे पूरे देश में कहीं भी जाते हो, अगर वो कोई एक लॉजिक बता दें कि ये कानून क्यों लागू करना चाहिए और इसके ना लागू करने की वजह से किसानों को क्या नुकसान होने जा रहा है, तो मैं कोई बात मान जाऊं। देखिए, अगर आपके पास ये जनता ने लाखों के, मतलब मैं एक दो नहीं बता रहा हूं, लाखों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को, मैं वो बात आपने नहीं सुनी। तमाम लॉजिक्स की जो आप बात वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप मानते, हाँ तो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी खुद बता दें कि ना लागू करने से क्या नुकसान हो रहा है और क्यों नहीं वापस करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी जिद है उनकी? अगर आपको नहीं जनता उनकी है, आपके सामने विकल्प है। अगर आपको पुरानी व्यवस्था पर चलना है तो आप चल सकते हैं, विकल्प है, तो फिर जिद की वजह क्यों? तो फिर क्या परेशानी है? वापस लेने में क्या परेशानी है? वापस लेने में क्या परेशानी? आपकी वही बात है। देखिए, आप लोग एक जर्नलिस्ट हैं, कल को वो कोई बोल दे कि जर्नलिस्ट सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक निकलेंगे, उसके बाद नहीं निकल सकते, आप तैयार हो जाएंगी, आपसे पूछेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, सवाल हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में हमारे बारे में पूछेंगे नहीं, और आप ये क्या कर रहे हैं? ऑटोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं, सवाल करने की बात नहीं है शिल्पा जी, यहाँ पे सवाल की बात ही नहीं है। एक सेकंड सर, यहाँ पे आपसे बिना पूछे आपके ऊपर कुछ लाद दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरीश जी, इनको दरअसल समस्या यही है और किसान भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं थी, आपने वो चीज हम पर क्यों ला दी, हम पर क्यों थोप दी। हालांकि इसका जवाब आज पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में दिया, लेकिन हाँ बोलिए, मान लूंगा, स्पष्ट कीजिए इस बात। इन कानूनों के देखिए, जवाब सबको तर्कसंगत रूप से दिया जा चुका है। अंशु जी, आऊंगी आपके पास भी, लेकिन एक बार तर्कसंगत रूप से सबका जवाब दिया जा चुका है। हाँ। अरे फिर दीजिए ना, देखिए, तर्कसंगत रूप से सारी बातों का जवाब संसद में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय कृषि मंत्री जी ने भी, सबने इसका जवाब दिया है। लेकिन अगर हम जिद कर लें कि हमको तो मानना ही नहीं,
और ये देश केवल मुट्ठी भर लोगों को नहीं 130 कोई जवाब नहीं दिया, गलत बोल रहे हरीश जी, माफ कीजिएगा, कोई जवाब नहीं दिया गया है। मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दिया गया, आप गलत, आप बहकाइए नहीं पैनल को, कोई जवाब नहीं दिया गया हरीश जी, आप गलत बहका रहे हैं। और यही जवाब उन्होंने कहा कि अगर मुझसे गलती होगी तो आप मत मानिएगा। नहीं, अगर आपने कान बंद कर रखे हैं, एक बता दीजिए हरीश जी, नोटबंदी के समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो चौराहा बता दीजिए मुझे, आज तक वो चौराहा नहीं खड़े हो पाए। फिर वही बात है, डॉक्टर सुनील कौशिक, आप मानने को तैयार नहीं है, आप हर जगह पे विफलताओं से बड़े पड़े। विपक्ष कह रहा है इस मुद्दे पर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। कान अपने बंद कर रखे हैं। नहीं, हमने कान नहीं, पूरा देश ने कान बंद कर वाली बात कही जा रही है, उसी पर राष्ट्रीय मैं इस बात से सहमत नहीं हूं शिल्पा। यदि विपक्ष को अपनी बातें रखनी थी तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था, या संसद में रह करके वो सारी बातों के जवाब देते और पूछते, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल, इसी पर दूसरी बात है, अभी जो वर्मा जी ने कहा, सपा के प्रवक्ता महोदय ने, वो किसान नहीं चाहते हैं, किसान नहीं चाहते तो क्यों थोपाए? 3 तलाक किसने मांगा था? क्या सरकार ने थोपना थोड़ी हो जाएगा? क्या जीएसटी देश की मांग थी क्या? तो तमाम ऐसे निर्णय हैं शिल्पा के पास। फिलहाल आप सब मेरे साथ बने रहे। अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा सपा की तरफ से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर सुनील कौशिक, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आज प्रियंका गांधी को हमने देखा, जाटलैंड का बार बार आज जिक्र हो रहा है उनके सहारनपुर दौरे के बाद से ही। इस जाटलैंड में इससे क्या देख लिया विपक्षी दलों ने? आंदोलन से इसका कनेक्शन किस तरह का नजर आ रहा है और कितना प्रभावी नजर आ रहा है, जो इसे साधने के लिए हर एक दल अब एड़ी चोटी का जोर लगाता दिख रहा है? और शुरुआत हो चुकी है, आज कांग्रेस ने शुरुआत कर दी। बड़े किसानों से संबंधित संगठन ले लीजिए, मुझे लगता है अधिकतर जाट नेता ही उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और लोकदल जो था अजीत सिंह जी का, चौधरी चरण सिंह उसमें रहे पहले, तो चौधरी चरण सिंह की बड़ा कमांड इस पे थी, और आज बड़े मंच पे ये कहा भी टिकैत साहब ने कि अजीत सिंह को हराना हमारी बड़ी गलती थी। तो लगभग 50-55 सीटें कुल मिलाकर किसानों के नाम पर ये जो आंदोलन चलता आ रहा था, कहीं ना कहीं ये जाट आंदोलन बनता हुआ, जाटों की पूरी ताकत अब इस आंदोलन के पीछे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली के नजदीक राकेश टिकैत फिलहाल इसका प्रमुख चेहरा दिखाई दे रहा है। दिल्ली के नजदीक ऐसा नहीं है। जब भानु जी को ले लो, वो फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं, वो भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन एनसीआर में यदि आप देखेंगे दिल्ली के नजदीक के जाट बाहुल क्षेत्र आता है, और जितने भी बड़े आंदोलन होते हैं तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र उसका नेतृत्व करते हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, इधर अपना उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग ले लो, ये अधिकतर आंदोलन में प्रतिभाग रहता है इनका। तो इनके चेहरे जो होते हैं वो जनता के सामने बड़ा सजगता से आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जाट समुदाय ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कोई नेतृत्व किसी जाति का करता है तो ये असर होता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ले लो, जब मुलायम सिंह जी निकल के आए अन्य राजनीतिक दलों से, तो यादवों का चेहरा थे वो, बहुजन समाज पार्टी की बसपा निकल के आई तो एससी की चेहरा निकल के आई। तो ये कह सकते हैं, आज योगी जी को भी आप देख लीजिए, तो ये थोड़ा सा माइंड सेटअप हो जाता है कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र के समुदाय को अपनी तरफ प्रभावित कैसे कर सकते हैं, वोट बैंक में कैसे। और इस समय माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है शिल्पा, यदि हम धरातल पे बात करेंगे, उन गांव में जाकर के बात करेंगे, तो वो जाट कहते भी हैं कि हमने इस बार बीजेपी को वोट दिया, तो अगली बार भी हम कोशिश करेंगे कि ये है, ये बीजेपी नहीं मानी तो ये सब कहना। और पश्चिम में लेकिन फिलहाल की परिस्थिति किस तरफ इशारा करती है? इस आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी से किसान लोग, जाट लोग थोड़ा दूर जाते हुए अभी की जो ताजा हालात, आंदोलन की यदि बात करेंगे तो वो कह सकते हैं कि दूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता। यदि इसके पीछे, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ और चीजें निकल के आएंगी। आप ये बताइए कि 26 जनवरी को कोई हंगामा लाल किले पे हुआ, और यदि ये आंदोलन खत्म उस समय हो गया होता, तो मुझे लगता है सत्ता दल को इसका फायदा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर सुनील कौशिक, मुझे ये बताइए, किसान आंदोलन के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। उनका हितैषी बनने के लिए, साबित करने के लिए अपने आप को हर कोई कोशिश कर रहा है, दांव चल रहा है। ऐसे में फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही हूं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, लेकिन अब पूरी तरह से यू टर्न हो गया है। ठीक है, अब पूरी तरह से इन तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहती है, और मुलायम सिंह यादव ड्राफ्टिंग कमेटी में थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? देखो, इन लोगों के खाने की दाद कुछ और, दिखाने की कुछ और। देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी अब किस मुंह से ये विरोध करते हैं? आशुतोष वर्मा जी भी बैठे हैं। ये उन्हीं से मैं आगे इस पर जवाब कांग्रेस के शासनकाल में जो ये ड्राफ्ट तैयार हुआ,
उस ड्राफ्ट में संसदीय समिति में लगभग मुझे लगता है 14 या 17 लोग थे, उसमें मुलायम सिंह यादव जी भी थे। तो जब वो ड्राफ्ट तैयार हुआ और उन दिग्गज या 7-8 पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें रहे हों और सबने बड़ा सहमति से हस्ताक्षर किए हों, तो मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये राजनीति वोट बैंक की मुझे दिखती है, और इसमें ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस कर रही है, ये बीजेपी ने भी किया है। आप ये बताओ, एफडीआई को लेकर के आंदोलन किसने किया? बीजेपी ने। एफडीआई लागू बीजेपी ने किया। जीएसटी को लेकर के बिल पास नहीं होने दिया, किसने नहीं होने दिया? बीजेपी ने नहीं होने दिया। जीएसटी लागू किसने किया? बीजेपी ने किया। आधार कार्ड को लेकर के सवाल किसने उठाए? बीजेपी ने उठाए। बाद में सहमति सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार कार्ड से क्या है। तो ये सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपने जो पॉइंट रेज किया है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, उस पर जवाब दीजिए। जब ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर होकर मुलायम सिंह यादव दस्तखत करते हैं, उस समय कोई परेशानी नहीं होती है। अब जब बीजेपी इन तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर आ जाती है, अब आप लोग विपक्ष में है, तो अब आप लोगों को आपत्ति है। नहीं, देखिए ऐसा है कि उस समय भी जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुई थी और ये 3 कानून है, ये सेम टू सेम वैसे नहीं है। पहली बात आप इसको मान लीजिए, ये वो चीज़ नहीं है। इसमें बहुत परिवर्तन किए गए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं पेश की है और वो नहीं करना चाहती है। हमारी बार बार मांग ये है कि आप एमएसपी को लीगल एंटिटी बनाइए, वो उस पर तैयार नहीं हो रहे हैं। और जहां तक आप बात है, अभिभाषण को हमने इसलिए नहीं हमें सुना, लेकिन वहां पे हमारा विरोध दर्ज करने का मतलब था। हम जानते थे लोकसभा में हमारा मत नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन हम इतना भी नहीं जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी जिनके वोटों पे आई है, ये उनकी बात भी नहीं सुनना चाह रही है। इसलिए हमारा विरोध करना जायज है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, विधान परिषद में किस तरीके से ये प्रोटेम स्पीकर के लिए, जहां पे इनका बहुमत भी नहीं, वहां भी ये जबरदस्ती करते हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, तो हम इनसे उम्मीद भी नहीं करते हैं। इसलिए हम हर तरीके से किसानों की आवाज बनना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं। हाँ, उसको कोई राजनीति का नाम देना चाहता है तो दे सकता है। हम खड़े रहेंगे, हम किसानों की पार्टी हैं, हम लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। हमने किसान घेरा किया, हमने गिरफ्तारियां दी लखनऊ में, हमने उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में गिरफ्तारियां दी, मैं खुद जेल में रहा। चलिए ठीक है, पुरजोर तरीके के साथ कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, लोगों के मूड को भांपते हुए नजर आ रही है। एक और बात कह दूं, आशुतोष वर्मा जी ने यह कहा कि उस ड्राफ्ट में बहुत अंतर है। वर्मा जी उस दोनों ड्राफ्ट को पढ़ें, कोई अंतर नहीं है। केवल एक अंतर है, बीजेपी की सरकार ने कि धारा 19 में जो किसानों का सिविल कोर्ट जाने का अधिकार छीना था, केवल इतना अंतर है। पूरे ड्राफ्ट में कहीं अंतर नहीं है। और सरकार उसको चेंज करने के लिए भी तैयार, सरकार उसको चेंज करने के लिए भी तैयार हो गई है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चंचल चेंज किया गया है, आप उसको पढ़िए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अंतर किया गया है। उसमें बहुत बात जो आपने कहा है कि आप नहीं जा सकते थे, एसडीएम को उन्होंने पूरा, बस केवल धारा 19 की बात कर रहा हूं। धारा 19 में मतलब क्या होता है आप जान रहे हैं ना? केवल एक किया है और सरकार उसको बदलना चाहती है। सरकार ने सहमति कर दी है कि हम इसका बदलने के लिए तैयार हैं। किसी भी आप किसी भी बात में आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर आप कोई धाराएं लगा रहे हैं या कोई परेशानी किसान को रही, वो जाएगा किसके पास ने? तो वो सिविल कोर्ट में जाने के लिए सरकार ने कह दिया, संशोधन करने तैयार है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप उतनी ही बात मानेंगे, मैं समझ सकती हूँ, जितनी आपको सूट करेगी। चलिए ठीक है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव, जरा जवाब दीजिए, क्या आप अभी नहीं समझ पा रहे कि स्थितियां किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, लोगों का जो मूड है, विपक्षी दल तो भापने में लगे हुए हैं, आप लोग कहां पर बैठे हुए हैं? कम से कम अब तो किसानों की मन की बात को सुनिए, कम से कम अब तो इस आंदोलन का कोई निष्कर्ष निकालिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि किसान भाई इस बात को समझेंगे कि वो ये कानून उनके हक में है। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो प्रस्ताव दिया था कि 1.5 साल के लिए ये कानून स्थगित करते हैं और एमएसपी पे कमेटी बनाते हैं, इस एक कमेटी बनाते हैं जिसमें किसान यूनियन अपने प्रतिनिधि रख सकते हैं। वो इन सारी समस्याओं जो ये आंदोलनरत जो किसान यूनियनें हैं जो बात कह रही हैं, उन पे जो भी निष्कर्ष निकल के आता है, सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लेकिन और जो बात स्वामीनाथन कमीशन को लेकर अभी श्रीमान शर्मा जी कह रहे थे, स्वामीनाथन कमीशन विभिन्न प्रदेशों में गया था, व्यापक चर्चा की थी। स्वामीनाथन जी ने इस बिल के फेवर में आर्टिकल तक लिखा और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी कि किसानों के लिए बाजार खोले जाएं, उनकी समृद्धि तभी आ जाएगी जब बाजार उनके लिए खोले जाएंगे
और उसको लेकर के जब सरकार ने काम किया और नीति आयोग में तमाम सारे लोग, राकेश टिकैत सहित सारे लोग, नीति आयोग ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के सब लोगों को बुलाया था आपसे संतुष्ट नहीं है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बात तो यही है, बात तो यही है। और उसके बाद ये कानून अस्तित्व में आया था। अंशु जी, ये जो दुराग्रह कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि अब इस स्टेज पर आने के बाद पूरी तरह से प्रियंका गांधी के आज के सहारनपुर दौरे के बाद किसानों के आंदोलन को आप लोग हाईजैक करना चाह रहे हैं। मोदी सरकार के साथ ही करा मिलेगा 2022 के सियासी समीकरण के लिए। ठीक है ऋषि, आपकी बात हो गई है, अंशु जी को मौका देते हैं, बोलिए। स्वामीनाथन जी जो वैज्ञानिक है उनकी बात की। स्वामीनाथन जी ने जो अपनी सिफारिशें दी थी उसमें 4 प्रमुख वो थे। एक तो ये था कि किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाए, कांग्रेस पार्टी ने दिया। किसानों को तत्काल राहत के लिए कर्ज माफ किया जाए, हमने 72 करोड़ हजार रुपए माफ किए। दूसरा, बोनस किसानों को मिलना चाहिए एमएसपी पर और लागत का 50% मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी निर्धारित की। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही 2014 में केंद्र की सरकार में सबसे पहले 12 जून 2014 को जो एमएसपी पर बोनस मिलता था राज्यों से, पत्र जब लिखा और सीधे कहा कि बोनस बिल्कुल समाप्त किया जाए, बोनस समाप्त कर दिया। दूसरा, भूमि अधिग्रहण बिल का जो हम लेकर आए थे, जिसको स्वामीनाथन की सिफारिश थी कि उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिलता है, वो भूमि अधिग्रहण बिल श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार लेके आई। भाजपा सबसे पहले उस भूमि अधिग्रहण बिल को समाप्त करना चाह रही थी, पूरा ताकत लगा दी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम लागत पर 50% देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट इन्होंने दाखिल किया कि हम नहीं दे सकते, इसको देने से जो बाजार है वो बिगड़ जाएगा। तो सवाल ये है कि बहुत सारे झूठ इन्होंने जो बोले हैं, इनको पूरा देश जान चुका है, किसान जान चुका है। आप 8.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर देते, मोदी जी, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने में आपको नानी याद आ जा रही है। अरे मोदी जी ने जितना कृषि उत्पादों में एमएसपी में बढ़ोतरी की है, मूल्यों में, उतना अब तक किसी सरकार ने नहीं किया था। 25 से लेकर 40% तक कृषि उत्पादों में एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। श्रीमान अंशुल अवस्थी जी, कांग्रेस की ये परंपरा हो गई कि झूठ बोलना और भ्रामक बात कहना, तो कम से कम इससे बाज आइए। जनता आपकी भ्रामक बातों के प्रभाव में नहीं आती, तो फिर आप इस भ्रम को दूर क्यों नहीं कर पा रहे? हरीश श्रीवास्तव, भ्रम गुमराह, आप इस भ्रम को दूर क्यों नहीं कर पा रहे? आपका फेलियर क्या यही पर साबित नहीं हो जाता? जनता 2 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने हो चुके हैं, और कब तक आखिरकार क्या सिर्फ विपक्ष पर आरोप मत देने से काम चल जाएगा? शिल्पा जी, जनता के दिमाग में कोई भ्रम नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसानों को विपक्षी दल भ्रमित कर रहे हैं, तो फिर आप इस भ्रम को ही दूर कर दीजिए ना। नहीं भ्रमित है शिल्पा जी, किसानों में कोई भ्रम नहीं है, कानून आता है किसानों में कोई भ्रम नहीं है। ये जो लोग राजनीतिक मूल बन करके आंदोलन धरने पे बैठे हैं, उनको उनकी बात कीजिए। पूरे देश का किसान मोदी सरकार के साथ खड़ी है। दरअसल बीजेपी के लोग इसीलिए कानून के फायदे नहीं बता पा रहे, क्योंकि ये बिल ड्राफ्ट हुआ है, उद्योगपतियों का तो पोषण कांग्रेस पार्टी करती रही और इसीलिए जनता ने कांग्रेस को दरकिनार किया। बैंकों को, सारे उद्योगपतियों को कांग्रेस ने लुटाया, और आज ये जो घड़ियाली जागरूक है, अब आंदोलन की ये स्थिति हो गई, सारी बातें ये स्थिति हो गई है कि आंदोलन पर बात कम, सियासत पर बात ज्यादा हो रही है। और कौन उद्योगपतियों के साथ खड़ा था? क्या इस मकसद के साथ ये दिन देखने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था? देखो, मैं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। हर आंदोलन पर सियासत होती रही है, लेकिन इस आंदोलन के जो बाद में निकल के जो बातें आएंगी, मुझे लगता है वो विपक्षी दलों को भी चौंकाएंगी और जनता को भी चौंकाएंगी। मसलन मेरा कहने का मतलब ये है, सीधा स्पष्ट कह दूं, सारे लोग इस पर सहमत हों। हो सकता है कि मेरे विश्वास सूत्र गलत हो सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लोग सहमत ना हो इस बात को लेकर के, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन बढ़ा है किसानों का, वो बीजेपी के सारे पर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। क्योंकि 26 जनवरी की घटनाक्रम जो हुआ, या तत्काल दूसरे या तीसरे दिन आंदोलन खत्म हो जाता, तो जो राष्ट्र विरोधी लहर
और जो व्यवस्था जो सरकार चाहती थी कि इस आंदोलन की जो चीज़ें सरकार को मिलनी चाहिए थी वो न मिल पाती। और आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पे कि आंदोलन बिल्कुल खत्म के कगार पर था, हम लोग भी वहाँ थे, मुश्किल से 100 या 150 या 200 लोग रह गए होंगे, वो भी जाने की तैयारी में थे। ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि आंदोलन दोबारा पुनर्जीवित हो गया? ये विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को भी समझना होगा आखिर में कि जिस आंदोलन के साथ वो खड़े हैं उस आंदोलन के पीछे कौन है। दूसरा, टिकैत साहब कहते हैं कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। अक्टूबर तक का कोई मतलब नहीं है चलने का। आपने डेट कैसे निर्धारित बिना मोर्चा के कर ली? आपने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को क्यों मुक्त रखा? छोड़ दिया। दूसरी बात, 2022 में यदि इलेक्शन है और आप कहते हैं कि अक्टूबर तक होगा, और अक्टूबर में यदि कोई फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आता है या उत्तर प्रदेश सरकार कोई किसानों से संबंधित बड़ा निर्णय लेती है, तो किसानों का झुकाव कहां होगा? ये सारे राजनीतिक दलों को समीक्षा करनी पड़ेगी। केवल आप राजनीति करेंगे, केवल चैनल पर बोलने से कुछ नहीं होगा। ये कैसे होने दिया गया? फिर सवाल तो पूछा जाएगा ना, और आप ही से पूछा जाएगा। देखिए, आज एक चलन बन गई है कि देश में कहीं कुछ हो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। आपने देखा होगा कि बालाकोट को लेकर के श्रीमान राहुल गांधी से लेकर के विपक्षी दल क्या क्या बात कह रहे थे, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उन्हीं की मंत्री ने जो बयान दिया उसको सबने सुना और सबने जाना। लेकिन क्या राहुल गांधी ने देश से माफ़ी मांगी कि देश की अस्मिता के साथ, देश की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? इस तरह से बहुत सारी बातें कंकाक्टेड कही जाती हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, जो जनता में एक भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व के प्रति, उसको लेकर के ठीक है। अब आप लोगों का यही नेतृत्व जिस पर आप भरोसे की बात कह रहे हैं, इस आंदोलन को लोग आगे किस तरफ बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरे पास समय की कमी है, सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगी एक एक करके सभी अपना क्लोजिंग कमेंट दे। फिलहाल इस आंदोलन पर जो सियासत हो रही है, जिस तरह से हर एक शख्स की नजर, हर एक दल की नजर इस चार्टलैंड पर इस समय गड़ी हुई है, इसके क्या मायने, इसका क्या मकसद? शुरुआत डॉक्टर सुनील कौशिक आपके साथ। नहीं, बिल्कुल देखो, किसानों को भी समझना पड़ेगा और राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा कि कोई बहुत दिनों तक आंदोलन चलता है तो देश का ही नुकसान होता है। और अब तक सारे लोग समझेंगे कि 1,70,000 करोड़ का इस देश को नुकसान हुआ है, उसमें किसान भी सम्मिलित हैं। बहुत दिनों तक यदि आंदोलन चलता है तो देश की बर्बादी है। इसलिए मिल बैठ करके जो बीच का रास्ता निकालना चाहिए वो सारे राजनीतिक दलों को निकालना चाहिए। विपक्ष की पार्टियां भी मंच पे आएँ और सरकार को भी मंच पे आना चाहिए। और जो व्यवस्थाएं में जिन बिंदुओं पर आपत्ति है किसान संगठनों को, उन आपत्तियों को सरकार सोचे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि ये केवल किसान संगठनों की मांग है कि केवल कानून रद्द करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है बड़ा खतरनाक है और ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अंशा अवस्थी, कैसे स्टेज पर आने के बाद इस आंदोलन के कांग्रेस अब इसे हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, वो भी खुलकर मुखर तरीके से? देखिए, कोई भी आंदोलन को हाईजैक नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र किसानों का आंदोलन है और ये बात अब सरकार को भी समझ में आ गई। अच्छा होगा कि ये जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, चाहे स्टॉक लिमिट खत्म कर रहे हैं उससे भी किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा, प्राइवेट मंडियां बढ़ाने से भी नहीं फायदा होगा, और ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा होगा। तीनों ये काले कानून हैं। इन काले कानूनों को समाप्त किया जाए और एमएसपी को गारंटी का कानून बनाना चाहिए, जिससे किसानों को एमएसपी पर वो अपनी फसल बेच सके। उनको क्यों पटना जाना पड़े, क्यों प्राइवेट मंडी जाना पड़े, क्यों नहीं एमएसपी का क्रय केंद्र उनके गांव के बाहर लगता है जैसे गन्ना खरीद का लगता है। इसलिए एमएसपी कानून का हिस्सा होना चाहिए। ये 3 काले कानून समाप्त होने चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं। पूरे देश के किसान इस बात को समझ चुके हैं। किसानों की ये चिंता कांग्रेस के मन में, प्रियंका गांधी के मन में, जब तक ये आंदोलन रहेगा तभी तक रहेगी, उसके बाद भी दिखाई देगी? क्या सिर्फ 2022 तक ही ये तमाम चीजें सीमित हो जाएंगी? मैंने ओपनिंग डिबेट में कहा था कि देश आजाद होने के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई, उसमें भी किसान केंद्र में था। तो और अभी तक हमने लगातार, आप देख लीजिए, हरित क्रांति से लेकर भूमि अधिग्रहण बिल, किसानों का कर्जा माफ, किसान क्रेडिट कार्ड सहित जितनी भी चीजें कांग्रेस पार्टी ने दी है और हम आगे भी देंगे। हम कभी भी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करते, संतुलन होना चाहिए। लेकिन भाजपा तो आम आदमी ने था, गरीब आदमी ने था, चाय वाले ने था, लेकिन ये काम सिर्फ और सूट बूट वालों के लिए और उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य। चलिए ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, किसानों की जमीन पर किसकी फसल उगने वाली है?
नहीं, देखिए शिल्पा जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि कौशिक जी ने कहा कि बहुत बड़ा आंदोलन है और आंदोलन इस तरीके से चलेगा तो नुकसान देश का ही होगा, तो मैं इस बात को मानता हूँ। आज जरूरत है कि जो सरकार है वो सभी विपक्षी पार्टियों के साथ में, किसानों के संगठनों के साथ में एक ज्वाइंट कमेटी बनाए, उसमें सारी बातों को ठीक तरीके से करे और जो भी किसानों के हित में है, जो कॉमन कंसेंसस हो, उसको लेके बाहर आए, तभी इसका हो सकता है, तभी इसका कोई हल निकल सकता है। लेकिन अगर किसान हठ धर्मिता पे आ गए कि हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा और ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, तो फिर हम लोग हर समय किसानों के साथ में खड़े हैं, हम उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। वो ये ना सोचे कि वो दबा पाएंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टी कितनी भी कमजोर हो जाए, वो आज सत्ता में नहीं है लेकिन लोगों के साथ में खड़ी हैं और हर समय ठीक है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, आपका फाइनल कमेंट। इस आंदोलन के लंबे खिंचे जाने के बाद देश को नुकसान हो रहा है, आप लोगों को नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो फिर कब खत्म होगा ये आंदोलन? मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, जो किसान यूनियनें धरने पे बैठी हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। सरकार का जो प्रस्ताव है वो एज इट इज अभी भी है, वो दुराग्रह छोड़ करके सरकार के साथ वार्ता करें और समाधान की तरफ आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी। समाधान की तरफ आगे बढ़ने की बात तो बार बार हर डिबेट में आप लोगों की तरफ से कही जाती है, लेकिन वो दिन कब आएगा, वो मुहूर्त कब आएगा जब वाकई में एक कदम आगे बढ़ा जाएगा, कुछ ठोस इस आंदोलन में आगे होता हुआ दिखाई देगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज किसानों के दिल की बात सुनने, उसे समझने, उनके दर्द को बांटने, उनके संघर्ष में उनका साथ देने सहारनपुर पहुंची प्रियंका गांधी। बड़ा सवाल, क्या प्रियंका गांधी 2022 में कांग्रेस की आंधी ला पाएंगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, करना होगा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।